इजराइल ने सेकेंड स्टेज ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है हमास के खिलाफ। זהו השלב השני של המלחמה שמטרותיה ברורות. השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, जहां पे उन्होंने गाजा पर स्थित जबालिया में एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट किए हैं, जो बहुत बड़ा रेफ्यूजी कैंप है और जहां पर ये हमास जो है वो गाजन्स को रख रहे थे, जिसमें कई लोगों की जानें जो है वो गई हैं और कई लोग जो हैं वो घायल हैं। जिसके रिस्पांस में बोलीविया जो है उसने इजराइल के साथ अपने सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो कट कर दिए हैं। वहीं अगर आप देखोगे तो चाइना ने भी इजराइल को मैप से हटा दिया है। अब कौन से मैप से? तो गूगल मैप से नहीं, बेसिकली जो बाइडू और अलीबाबा हैं उनके मैप से। और अभी तक ऑफिशियली चाइना ने कोई रीज़न भी नहीं बताया है। और अब ये इजराइल पैलेस्टाइन वॉर सिर्फ नहीं रह गया है, ये जो वॉर है वो ग्लोबल स्केल पर जो है वो देखने को मिलेगा। जहां पर आप देखोगे तो रशिया के दागिस्तान में स्थित मचा छकाला एयरपोर्ट जो है, वहां पर जब एक इजरायली फ़्लाइट तेल अवीव से रशिया के दागिस्तान में लैंड करती है तो दागिस्तान के जो लोग हैं, ज़्यादातर आप देखोगे तो इथनिसिटी उनका मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां पर, तो वो सारे लोग जो हैं वो एयरपोर्ट में ज़बरदस्ती सिक्योरिटी पर्सनल को ब्रीच करके घुस जाते हैं और उस फ्लाइट में ज्यूज़ को ढूंढने लग जाते हैं। इवन एयरपोर्ट के बाहर भी कई सारे लोग जो है वो इकट्ठा हुए थे जो पासपोर्ट चेक कर रहे थे। और कई बार ये भी रिपोर्ट्स आए हैं कि 20 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हैं, क्योंकि वहाँ पर पत्थरबाजी भी होने लग गई थी और ऐसा करने वाले जो लोग हैं वो अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए जा रहे थे। और इसके रिस्पांस में व्लादिमीर पुतिन जो है वो यूएस से और वेस्ट को आरोप लगाते हैं कि उनके वजह से ये कराया गया है। लेकिन साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि रशिया में मुस्लिम पॉपुलेशन भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। 30% ऑफ द पॉपुलेशन हो जाएगा रशिया में बाई 2030। और दागिस्तान एक अपने आप में काफ़ी बड़ा साउथ वेस्ट में प्रोविंस है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का भी वायलेशन देखने को आपको मिल रहा है। वहीं अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो कम्प्लीटली इजराइल के फेवर में है, जहां पे उन्होंने अपने 3000 से ज़्यादा जो ट्रुप्स हैं वो मिडिल ईस्ट में भेजे हैं। साथ साथ में आप देखोगे तो यूएस अपने आइजनहावर जो है वो और कहीं ना कहीं हर प्रकार के जो सपोर्ट है वो दे रहे हैं इजराइल को। और पैलेस्टाइन के समर्थन में आप देखेंगे तो ईरान जो है वो भी उतर चुका है। अब ईरान आप देखोगे तो इनडायरेक्टली उसके कई सारे प्रॉक्सीज हैं जो कि स्थित हैं इस वॉर में। जैसे आप देखोगे तो लेबानन में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह है जो कि वहाँ पर इजराइल के अगेंस्ट में वॉर लड़ रहे हैं। वहीं आप देखोगे तो यमन में स्थित हूदी जो रिबेल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी ईरान को बैक कर रहा है और ये अटैक कर रहे हैं अगेंस्ट इजराइल। वहीं सीरिया में आप देखोगे तो बदर ऑर्गेनाइजेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि ईरान जो है वो कम्प्लीटली पैलेस्टाइन के समर्थन में है और ये एक रीजनल वॉर होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो चाइना भी अपने 6 वॉरशिप्स जो है वो डिप्लॉय कर रखा है। यूएस से कम्प्लीटली इजराइल के समर्थन में है। वहीं आप देखोगे तो ईरान जो है वो लगातार ये कह रहा है कि इजराइल इस चीज़ को रोक दे, वरना इसका खामियाजा बहुत बड़े पैमाने पर इजराइल को भी भुगतना होगा और संग संग यूएस को भी। यहाँ तक कि भारत के केरल स्टेट से भी आप देखोगे तो हमास लीडर जो है वो वर्चुअल रैलीज को कंडक्ट किए हैं और साथ साथ में हमास को सपोर्ट भी किया गया है, जो कि अपने आप में आप देखोगे तो ये भी वायलेशन है। बिकॉज हमास को हम ऑफिशियली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं मानते हैं, लेकिन ये एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और भारत सरकार इसको एंटी नेशनल भी कह रही है। जिनमें भारत के सबसे पढ़े लिखे आप देखोगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर ने भी हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने के बाद कई सारे लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करने लग गए थे। और अभी आप देखोगे तो केरल में एक कन्वेंशन सेंटर जो है क्रिश्चियनिटी सेक्ट का, जहाँ पे जेसोवा सेक्ट जो है वहाँ पर उनका एक गैदरिंग था, 2500 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे, जहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उसमें भी कई सारे लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। और बॉम्ब ब्लास्ट कराने वाला भी एक डोमिनिक मार्टे नाम का क्रिश्चियन सेक्ट का ही पर्सन जो भारत से है वही रहता है। यानी कि आप कह सकते हो कि ब्रेन वॉश कम्प्लीटली हो चुका है, माइंड जो है वो डाइवर्ट हो चुका है इन चीज़ों पर। और इजराइल जो है वो लगातार सरफेस टू सरफेस जो मिसाइल से उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है वो रेड सी में। अब हमास जो कि एक 1987 बेस्ड एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आप कहोगे इसको फंडिंग मिलता ही कहाँ से है? तो ये सोशल और मिलिट्री इनका 2 विंग है, जिसमें से सोशल विंग में सपोर्ट करने वाले ईरान और कतर जैसे कंट्रीज़ हैं जो कि कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि ये सोशल काम बहुत अच्छा कर रहे हैं गाज़ा में। लेकिन इसी पैसे का इस्तेमाल जो है वो मिलिट्री विंग में किया जाता है, जहाँ पे वेपन वगैरह एक्वायर किया जाता है। और भारत सरकार जो है वो ऑपरेशन अजय भी लॉन्च करती है, जहां पर इजराइल में फंसे हुए जो लोग हैं उनको बाहर निकाला जाता है। और ये अब वॉर जो है वो विश्व स्तर पर हो चुका है, जहां पर आप देखोगे कि ट्रेड डिसरप्शंस भी हो चुके हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट का रूट है तो ऑयल जो है वो कम्प्लीटली इंपॉर्टेंट होता है।
भारत का जीडीपी ग्रोथ आप देखोगे तो 6.6% से 6.1% स्लैश कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो जब रशिया यूक्रेन वॉर भी इनिशियली स्टार्ट हुआ था तो किस प्रकार के वीट के दाम जो है वो बढ़ गए थे, क्योंकि रशिया जो है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वीट का, वहीं यूक्रेन 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। लेकिन जब वॉर हो जाता है तो सर्वाइवल पे शिफ्ट हो जाता है, इस वजह से जो है वो वीट के दाम ग्लोबली बढ़ गए थे। और मिडिल ईस्ट वैसे भी क्रूड ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो है वो भी वहीं पर स्थित है, जो कार्टेल है ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस का। तो अगर कल को ये नेशंस जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं तो इजराइल से अगर थोड़ा बहुत भूल हो जाता है तो ये इम्प्लीकेशन होगा कि ये तेल भारत जैसे कंट्री में भी देने से मना कर सकते हैं, जो कि एक प्रॉब्लम होगा। वहीं अगर हम भारत और इजराइल की बात कर ले तो ये ट्रेड सरप्लस में आते हैं, यानी कि भारत को बेनिफिट होता है जब भी हम इजराइल के साथ में व्यापार करते हैं। इवन डायमंड्स का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है भारत में, आप देखोगे तो 90% ऑफ डायमंड्स जो हैं वो प्रोसेस होते हैं, जिसमें $20 बिलियन का जो इंडस्ट्री है वो इजराइल से भारत को जोड़ता है। वहीं आप देखोगे तो तेल अवीव के सड़कों पर भारतीय कंपनियों की गाड़ियाँ जो है वो देखने को मिल जाएंगी, यानी कि कार मैन्युफैक्चरिंग भी एक है। मिलिट्री बायर्स के कंटेक्स्ट में आप देखोगे तो भारत जो है वो एनुअली $2 बिलियन तक का परचेस करता है, और हम 3rd बिगेस्ट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इजराइल जो है वो सप्लायर है, जो 13% इंडिया का वेपन्स मतलब इजराइल से ही होता है। फिर आप देखोगे चाहे वो 1962 का वॉर रहा हो, 1965 का, कारगिल का, हर समय इवन सर्जिकल स्ट्राइक तक में भी स्पाइस 2000 बॉम्ब का इस्तेमाल किया हमने इजराइल से, यानी कि इजराइल जो है वो हर समय हमारे लिए साथ रहा है। और ये सुएज़ कैनाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। तो इजराइल का इजिप्ट के साथ में भी रिलेशंस फिलहाल तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर कल को ये ब्लॉक कर दिया जाता है तो फिर साउथ अफ्रीका होकर के केप ऑफ गुड होप से जाना होगा, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा एक चैलेंज होगा, क्योंकि ये बहुत लंबा रूट रहता है। और भारत जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रो इजराइल स्टांस ले रहा है अंडर पीएम मोदी। आप देखोगे तो मोदी जो है वो अमंग द फर्स्ट हैं जिन्होंने कंडेम किया था हमास अटैक को, और इसी के साथ साथ में भारत एब्सटेन कर गया वोट करने से भी यूएन रिजोल्यूशन पे, जब भी ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस इन गाजा को लेकर के किया गया था तो भारत वहाँ से एब्सटेन कर गया था वोट करने से। हालांकि आप देखोगे तो ये माननीय प्रधानमंत्री का मानना है कि हम दोनों ही देश जो है वो इस्लामिक टेरर के विक्टिम हैं। और 2017 में मोदी जी जो है वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जो इजराइल दौरा करते हैं। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो अडानी जो है वो पोर्ट ऑफ हाइफा में $1.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। हालांकि आप देखोगे तो इससे एक सेटबैक ये है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो कहीं ना कहीं फ़िलहाल ठंडे बस्ते में है। तो अगर इसको जल्द से जल्द वॉर को नहीं बंद किया गया तो जो पीस डील था इजराइल और सऊदी का वो भी कैंसिल होता नज़र आ रहा है, और आईमेक कॉरिडोर भी खतरे में है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता। और अभी के लिए नेतन्याहू जो है वो सीज फायर को मानने से जो है वो मना कर दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि पीस डील वो फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं पैलेस्टाइन या हमास के साथ में, क्योंकि इससे इजराइल की हार साबित होगी और नेतन्याहू ये नहीं चाहते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि नेतन्याहू जो है वो वॉर एंड होते ही क्विट करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या रहेंगी चीज़ें जियोपॉलिटिकली, लेकिन भारत के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।